जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, डेट इज़ ईसीजी और ईकेजी। अभी बात समझनी है, इसमें एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है दैट इज़ आउटपुट, दैट इज़ पेपर। This is called electrocardiogram, and the instrument that used for this result, that is electrocardiography. I hope you understand, okay? अच्छा, अब इसमें समझना है, इस पैटर्न को समझिएगा। This is normal ECG। इसको EKG भी बोलते हैं अमेरिकन में के, ठीक है। अब ये पॉइंट समझना है, ये देखिए, ये जो पी वेव है, ये जो पी वेव है, ये शो करती है कि अभी एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मीन पी वेव जो है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन है, यानी जब एट्रिया ब्लड से भर जाती हैं तो दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, दे बिकम डीपोलर। तो जैसे वो डीपोलर होंगे, इट्स मीन नाउ एट्रिया गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। दिस पी वेव जस्ट प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर एकदम देखिएगा QRS, डाउनवर्ड देन स्पाइक देन डाउनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा है, इसका मतलब है अभी वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो QRS जो है ये शो करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी QRS जो ड्यूरेशन है, ये जो वेव बनती है, दिस शोज नाउ ventricles going to contract, mean ventricles become dipolar. When they dipolar, they have to contract. Then again rest, per again ventricles and atria going to rest. This T wave show that atria and ventricle going to repolarize, repolarization, going to rest. Again cycle will repeat. एंड समटाइम जो U है, ये बहुत से बुक्स में मेंशन नहीं है। U जो है, दिस शोज द इम्बैलेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, द इम्बैलेंस ऑफ आयंस एंड समटाइम टेल्स अबाउट कैल्शियम, ओके। अच्छा, यूज़ क्या है? ये तो नॉर्मल ECG है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ECG? टू चेक द एरिथमियाज, मीन इफ द हार्ट इज आउट ऑफ रिदम, the heartbeat is not normal. Sometimes ECG show about, give us result about the heart size chambers, heart का size का बढ़ जाना and some other defects, okay. This is the check for such problems related to heart, okay. अब आएगा एक छोटा सा कंपैरिजन है, okay, about arteries, veins and कैपिलरीज। वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs वाले से अपने फोकस करना है। पी के बारे में QR, ठीक है, ये बता दिया। ग्राम और कार्डियोग्राफ के वाले से MCQs बन सकते हैं, ओके। नाउ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में पूरा कंपैरिजन समझाऊंगा आपको। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, बट एक के अलावा एक है जो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वो हार्ट से लंग्स की तरफ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टूवर्ड्स हार्ट, बट एक है जो ऑपोजिट काम करेगी, वो है पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्री में लेके आएगी। कैपिलरीज अगर MCQ में आ जाए तो कैपिलरीज क्या हैं? Capillaries are the site for exchange of what? For the nutrition, okay? अब हम फर्दर इस पे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के हवाले से बात करेंगे। आर्टरीज का जो बोर होता है, जो डायमीटर है, वेरी वेरी स्मॉल,
जितना किसी वेसल का डायमीटर छोटा होगा उतना प्रेशर हाई होगा। मतलब आर्टरीज में बोर्स का पोर छोटा है एंड हाई प्रेशर। वेन्स का जो पोर है वो थोड़ा उससे आर्टरी से बड़ा है तो प्रेशर स्लो होगा, लो प्रेशर। और कैपिलरीज का बोर या डायमीटर सबसे बड़ा होता है तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि कैपिलरीज जो है वो टिश्यू के इर्द फैली होती हैं और बिल्कुल स्लो लाइन बाय लाइन जो आरबीसी से मूव करते हैं, वेरी स्लो मूवमेंट। और वहाँ पे चूँकि एक्सचेंज होनी होती है तो स्लो मूवमेंट है, लार्जर डायमीटर। अब अजीब बात लगती है कभी कि कैपिलरीज का डायमीटर कैसे लार्ज है। असल में कैपिलरी इज़ अ नेटवर्क, उस नेटवर्क के सारे एरिया को कंपेयर करेंगे हम वेन, सिंगल वेन और सिंगल आर्टरी से, तब हमें डायमीटर कैपिलरीज का ज़्यादा मिलेगा। कैपिलरी इज़ द नेटवर्क, उस पूरे नेटवर्क का जो डायमीटर है उसको कंपेयर किया जाता है विद सिंगल वेन एंड आर्टरी। देन द कैपिलरीज हैव अ लार्जर डायमीटर। अब फर्दर बात करते हैं, देखिएगा ये आर्टरी है, एक वेन है और ये मैंने कैपिलरी शो की है। ओके, आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर्स होती है। देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा सबसे अंदर वाली जो है ट्यूनिका इनशिमा इनर, मिडल वाली को ट्यूनिका मीडिया मिडल एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर। ये 3 लेयर्स होती हैं, आर्टरीज की भी और वेन्स की भी। और ये जो है ना ट्यूनिका मीडिया मिडल वाली, इसमें इलास्टिक फाइबर्स एंड स्मूथ मसल्स होते हैं, तभी तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है। ओके, मिडल जो लेयर है इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स के लिए इलास्टिसिटी होती है या स्मूथ मसल्स होते हैं। कैपिलरीज जो है वो 1 सेल लेयर होती है ओनली, दिस इज कॉल्ड, अच्छा इसको अंदर को बोलते हैं एंडोथेलियल भी बोलते हैं। और ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी की जो वाल है 1 सेल लेयर है। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो है, अभी एक टॉपिक है ब्लड प्रेशर, वो भी मैं यहीं पे इसके साथ ही समझा देता हूँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 और जो लो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, अच्छा आर्टरीज में सबसे हाई ब्लड प्रेशर होगा और जो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है वो आर्टरी से किया जाता है। अच्छा अब एक और पॉइंट हमने डिस्कस करना है, आर्टरीज के अंदर नो वेल्स, वेन्स के अंदर वेल्स होते हैं। अब आर्टरीज के अंदर वेल्स क्यों नहीं है? आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है हार्ट का कि वो ऑटोमेटिकली ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। वेन्स में होते हैं वेल्स, ये हार्ट से जो ऊपर का पोर्शन है चूँकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है तो यहाँ वेल्स नहीं होते, जो लोअर से टुवर्ड्स हार्ट जाते हैं वहाँ वेल्स होते हैं एंड दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड एंड नो वेल्स इन कैपिलरीज, क्योंकि वहाँ तो एक्सचेंज होनी होती है, बहुत स्लो होती है मूवमेंट। अच्छा ये भी हो गया। अब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी में एक और पॉइंट समझना है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ब्लड की कहाँ होती है? जहाँ डायमीटर ज़्यादा होगा, कैपिलरीज में, वेन्स में उसमें कम, सबसे कम जो पर सेकंड अमाउंट गुजरती है वो गुजरती है आर्टरी से। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट भी हो गया आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के हवाले से, ये भी सर समझा दिया। डायमीटर के हवाले से एमसीक्यू आ सकता है। अब हम आएंगे, देखो मैंने स्टार्ट में बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ट बात कर ली हमने, वेसल्स भी हमने बात कर ली, अब थर्ड कंपोनेंट क्या है? दैट इज ब्लड। अब आएगा अबाउट ब्लड। ठीक है, यस ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको आइडिया होना चाहिए ब्लड क्या है, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अच्छा आप ब्लड को जब लेते हैं, ठीक है, उसमें जब एंटीसीरा डालते हैं तो ब्लड जो है वो जब उसको शेक करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है प्लाज्मा, 55% पता होना चाहिए आपको, प्लाज्मा होता है ब्लड में, और 45% होता है ब्लड सेल्स। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, परसेंटेज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर सिर्फ हम प्लाज्मा को लें तो प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? वाटर होता है, बाकी 10% हम बात करते हैं। देखिएगा प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ब्लड सेल जो है वो
बॉटम पर सेडिमेंट हो जाते हैं जी, अंडरस्टैंड? ओके। अब प्लाज्मा 90% है, उसमें ये चीज़ें हैं। इनऑर्गेनिक आयंस हैं 0.9 ना, 0.9 ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, और उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, पीएच होती है मेंटेन ब्लड की। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं हम, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, ठीक है, फास्फोलिपिड, अमाइनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एंड कोलेस्ट्रॉल आल्सो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता है सारी की सारी प्रोटीन कहाँ बनती हैं? लिवर में। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? लिवर में। तो प्लाज्मा प्रोटीन में अल्ब्यूमिन, ये भी ब्लड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है। देन फाइब्रिनोजेन, फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब क्या हैं? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड में हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। देन गैसेस, ये सब जो हैं ये सारा प्लाज्मा के अंदर होती है, सारी ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के अंदर। और ये जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये 7 to 9% होती हैं। ये परसेंटेज बुक में लिखी हुई है, पंजाब बुक में, ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आ जाए अबाउट ब्लड सेल्स। 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले एमसीक्यूज के हवाले से हम इसके अल्टरनेट नेम देखेंगे। आरबीसीज का नाम है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का नाम है ल्यूकोसाइट्स, ये अल्टरनेट नेम पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, ये थ्रोम्बो से लिख लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनको मेगाकैरियोसाइट्स भी कहा जाता है। चलिए अब डिटेल में चलते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज जो होते हैं, ठीक है, ये देखिएगा, इसका जो नंबर है 5 to 5.5 मिलियन मेल में, और फीमेल में चूँकि ब्लड कम होता है तो 4 to 4.5 मिलियन ये इसका मिलीमीटर पर क्यूब इसकी अमाउंट होगी। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, 5 मिलियन या 50 लाख कह लें मिलीमीटर क्यूब। फिर ये शेप के हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है। शेप क्या है? बाइकनकेव, ठीक है। फिर इसका फंक्शन आ सकता है, दीज आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देन ये जो आरबीसीज हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, जबकि अडल्ट में ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ये भी पता होना चाहिए आपको, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ओके, यस। फिर इनके लाइफ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ये भी हम इसको रख सकते हैं। 120 डेज या 4 मंथ इनकी लाइफ होती है, तो आरबीसीज बनते रहते हैं। और आरबीसीज के अंदर जो है वो 95% हीमोग्लोबिन होता है, ये पहले लेक्चर में मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, और 5% साल्ट्स एंड एंजाइम्स आर अवेलेबल, ओके। दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीज। अब यहाँ आ जाए, ल्यूकोसाइट्स की मेजर 2 टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी दे हैविंग ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, और दूसरी साइड है, मीन दूसरी जो टाइप है दैट इज ए ग्रेन्युलोसाइट्स मीन विदाउट ग्रेन्यूल्स। अब हम इनकी डिटेल में चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एमसीक्यूज के, राइट, ओके। अच्छा देखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स इंक्लूड न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये टाइप्स इसमें आती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में। अब यहाँ आ जाए, इसकी अमाउंट होती है 7500 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसके फंक्शन पे आ जाते हैं। ये जो है ना ग्रेन्युलोसाइट्स, ये भी बोन मैरो में बनते हैं, और ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, ये साइज में डबल होते हैं आरबीसीज की निस्बत। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये 62% होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के टोटल सेल में से, ये 62% होते हैं, ठीक है, ये 62%, एसिनोफिल 2%, और ये लेस देन 1%, बेसोफिल लेस देन 1%। अच्छा, न्यूट्रोफिल जो है
ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, अटैक द पैरासाइट्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और एसिनोफिल जो है ये भी इनएक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन एंड दे फेगोसाइटोसिस, दे अटैक द पैरासाइट्स। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये एमसीक्यूज आया भी हुआ है इसमें से ना। बेसोफिल्स बता दो दिया, ये डबल साइज होता है आरबीसी से। और बेसोफिल जो है ये टाइप किसके, दिस इज द टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। एंड बेसोफिल प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के केमिकल, देखिएगा, एक है हेपरिन, हेपरिन, और एक है हिस्टामीन, हिस्टामीन। अगर आज हम स्कूल में गए विच द फॉलोइंग केमिकल प्रोड्यूस बाय विच द सेल, तो पता होना चाहिए बेसोफिल सेल्स प्रोड्यूस हेपरिन। हेपरिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। अगर हेपरिन प्रोड्यूस हो तो अंदर ब्लड क्लॉट हो जाए। हिस्टामिन जो है जब ब्लीडिंग होती है, कैपिलरीज फट जाती हैं, बस्ट कर जाती हैं, तो क्या होता है, ये ज़्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा कैपिलरीज जो है वो उसमें से लीकेज होती है, ताकि जो डिफरेंट टाइप की आर्मी है, मतलब डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, फेगोसाइट सेल्स हैं, वो वहाँ पर इंसिडेंट जहाँ हुआ, जहाँ इंजरी हुई, वहाँ पर वो हेल्प कर सकें। इसलिए हिस्टामिन का रोल ये है, यानी डायलेशन करती है, वेसल्स की डायलेशन करती है। अच्छा, ये भी आइडिया हो गया। अब यहाँ आ जाइए, ए ग्रेनुलोसाइट्स की टू टाइप्स हैं, ओके, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अच्छा, जो मोनोसाइट्स हैं इन पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है ना, ये लिम्फाइड टिश्यूज भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लिम्फाइड टिश्यूज भी। और जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स की लाइफ होती है 10 to 20 आवर्स, ठीक है। और मोनोसाइट्स जब ब्लड से निकल के टिश्यू में जाते हैं, दे बिकम लार्जर इन साइज, दे बिकम मैक्रोफेजेस, मीन मोनोसाइट्स कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस व्हेन दे लीव द ब्लड एंड एंटर इनटू द टिश्यू फॉर फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट्स जो है, अच्छा बेटा इनका बताया, इनका साइज भी 2 to 3 टाइम बड़ा होता है आरबीसी से। और इनका जो लिम्फोसाइट्स है, इनका न्यूक्लियस तो काफ़ी बड़ा होता है और पूरी साइटोप्लाज्म कवर किया होता है। लिम्फोसाइट की 2 टाइप्स हैं, हम ये फर्दर नेक्स्ट यूनिट में भी बात करेंगे। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट पता है आपको, बर्सा फैब्रिकस से निकला है, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है, थाइमस ग्लैंड से निकला है वर्ड। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, और टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट जो है वो अटैक करते हैं, ठीक। ये हम बात करेंगे फर्दर इसकी डिटेल इम्यूनिटी में। अच्छा बेटा, ये भी सारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स से, मेगाक्यूरोसाइट्स से, इनका जो क्वांटिटी है 2,50,000 मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, नो न्यूक्लियस नो पिगमेंट। और ये क्या करते हैं, फाइब्रिनोजिन को इनटू फिब्रिन, यानी सॉल्युबल को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइएगा जी, अबाउट लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है, यूनिट 9 का, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। जी, आपको स्टार्ट में बताया था लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, दिस इज ड्रेनेज सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो मुसलसल हमारी ब्लड कैपिलरीज से ब्लड लीक आउट होता है, और 27 पर डे 30 लीटर ब्लड लीकेज होती है। 27 लीटर जो है वो वापस चला जाता है ब्लड में, 3 लीटर जो है वो टिश्यू स्पेसिस में रह जाता है। अगर वो वहाँ रह जाए तो समझिए वो ड्रेनेज सिस्टम हमारा खराब है, उसको दोबारा ब्लड में लेके कौन जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम इज अ ड्रेनेज सिस्टम एंड आल्सो द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ओके। अब देखिएगा लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, पता होना चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम मेड अप ऑफ लिम्फ जो फ्लूइड होता है, देन लिम्फ कैपिलरीज, ये ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब के लिए ये लिम्फ कैपिलरीज हैं। और देन लिम्फ कैपिलरीज मिलकर बनाती है लिम्फ वेसल्स, फिर लिम्फ वेसल मजीद बनाती है लिम्फेटिक डक्ट बनाती है थोरेसिक डक्ट यहाँ से गुजरती हैं थोरेसिक से। और थोरेसिक डक्ट कहाँ खुलती है, सब क्लीवेज वेन यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना, सब क्लीवेज वेन यहाँ से गुजरती है, राइट, ओके। यहाँ से तो हार्ट, क्योंकि सब क्लीवेज वेन जो है फिर खुलती है राइट एट्रियम में थ्रू वेना केवा। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी इसके कंपोनेंट्स हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं, उन लिम्फाइड टिश्यूज में स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन ये स्टमक इंटेस्टाइन के रीजन में होता है। टॉन्सिल्स हैं, ये यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, ये भी लिम्फाइड टिश्यूज हैं। ये जो
थाइस के पॉइंट्स हैं, ये ग्रोइंस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं आर्म्स के आर्मपिट्स से, ये एक्जिला है, और ये जो नोज़ के बैक पे इसे बोलते हैं एड्रोनॉइड्स। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब आइएगा, बस थोड़ा सा काम रह गया है, हार्डली 5 to 8 मिनट्स लग जाएंगे जी बेटा। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, ये डायग्राम बनाई है मैंने, देखिएगा। बाकी मैं देख लूँ कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। ब्लड प्रेशर का बता दिया था। ओके, ब्लड प्रेशर का इतना आपने याद रखना है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल। ठीक है, तो वो हाई जो है 120 होता है नॉर्मल शख्स के लिए, और 20 जो है लो होता है। ठीक है ना, अगर इससे हाई होगा तो बीपी का पेशेंट होगा, फिर वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर 140 ज़्यादा हो तो वो फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है, अगर 130 हो तो फिर वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज आप कह सकते होती है जी बेटा। यहाँ देखिएगा, नाउ लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए, ये ब्लड वेसल है, ये इसमें ब्लड है। जब तक फ्लूइड ब्लड वेसल में वो ब्लड है। अच्छा देखिए, इसी ब्लड में से ये फ्लूइड है वो लीक आउट होके जा रहा है टिश्यू स्पेसिस में। अब ये ब्लड नहीं है, अब इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है। याद रखिएगा, यहाँ से ब्लड वेसल से आरबीसीज और लार्जर प्रोटीन्स कभी भी एस्केप नहीं करती, कभी भी लीक आउट नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ये जो सारा फ्लूइड आएगा ना इन ब्लड में से, ब्लड प्लाज्मा टाइप, वो सारा यहाँ आएगा और वो ये बन जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद रखिएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन ही एक्सचेंज ऑफ आयंस का, न्यूट्रॉन्स का, गैसेस का बायस बनती है। अगर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेशन ना मेंटेन हो तो कभी ब्लड से चीज़ें सेल में नहीं जाएंगी और सेल से चीज़ें ब्लड में नहीं एक्सचेंज होंगी। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट बता दूं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बता दिया। अच्छा, जब ये देखो, ये सेल्स फर्स्ट क्या कुछ बनाते हैं, प्रोटीन वगैरह। ये जो सारे ये सेल टिश्यूज़ हैं, ज़रा टिश्यू के इर्द गिर्द फैली होती हैं कैपिलरीज, मीन लिम्फ कैपिलरीज। ये देखिए, स्मॉलर लिम्फ कैपिलरीज बड़ी वैसे बनाएंगी, फिर लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगी, ये देखिए थोरेसिक डक्ट बनाएंगी, सब क्लियरी वेन, फिर सब राइट एट्रियम एंड इनटू हार्ट, जैसे कि मैंने भी बताया। अच्छा, अब ये जो है ना लिम्फ कैपिलरीज, इनको स्टमक रीजन में, इंटेस्टाइन रीजन में बोलते हैं लैक्टियल्स। इनका स्पेशल नेम है। वैसे पूरी बॉडी में लिम्फ कैपिलरीज हैं, बट जो स्टमक रीजन में, इंटेस्टाइन रीजन में, इनको बोलते हैं लैक्टियल्स। एंड दीज लैक्टियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये यहाँ किस पर्पज़ के लिए? टू एब्जॉर्ब फैट। ओके, अब देखिएगा, ये जो स्पेसिस हैं इन्हें पता है आपको, एक्सट्रासेलुलर स्पेस कहा जाता है। इन स्पेसिस में जो फ्लूइड है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अ मीडियम बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स। सेल से जो चीज़ें हैं वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगी और यहाँ से ब्लड में जाएंगी। तो पर डे 30 लीटर ब्लड डिकट होता है, 27 वापस डिफ्यूज़ हो जाता है, 3% जो लीटर रह जाता है वो यहाँ पे, वो एक्सचेंज के बाद चीज़ें एक्सचेंज के बाद वो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो ब्लड वेसल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो फिर इस सिस्टम के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दोबारा से कलेक्ट होके दोबारा कहाँ जाते हैं? हार्ट में। आना हार्ट में जाएंगे तो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये जो दिखेगा, ये जो एरिया है, जो टिश्यू के बीच में एरिया है ना, ये जाली की तरह होता है। ठीक है ना, वायर गाज की तरह। और यहाँ पे फ्लो नहीं होता लिम्फ का, नो, डिफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे ना चीज़ें डिफ्यूज़ करती हैं, सेल से यहाँ जाती हैं, यहाँ से ब्लड में, ब्लड से यहाँ पे, यहाँ से सेल्स में। उससे बोलते हैं डेट इज़ टिश्यू जेल। ये टिश्यू जेल होता है, वहाँ बहुत स्लो सस्टेन मूवमेंट होती है। और ये बना होता है प्रोटीओग्लाइकन से, प्रोटीन एंड ग्लूकोज के ये फाइबर्स आप समझ ले होते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ये ब्लाइंड एडेड हैं, यहाँ से डिफ्यूजन होगी, सारा ये फ्लूइड जो भी चीज़ें हैं यहाँ से। हाँ, जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि प्लाज्मा की तरह है, जब ये लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होगा, इसको फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे, फिर इसको बोलेंगे लिम्फ। ठीक है, ये लिम्फ सारा इकट्ठा होगा, देखिएगा, ये वापस ब्लड में जाएगा। ये ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। ये लिम्फ कैपिलरी से होते हुए, बड़ी वेसल में होते हुए, थोरेसिक डक्ट से, ये देखो यहाँ से गुजरती है, फिर ये सब क्लियर वेन और हार्ट में, सारा हो गया। अच्छा, अब जी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। अच्छा, इसमें वैल्स होते कोई नहीं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ कैपिलरीज में वैल्स तो होते कोई नहीं, तो कैसे पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है? इसमें 3-4 पॉइंट हैं। एक तो ब्रीथिंग का फिनोमेना है, वो इन वेसल्स को मूवमेंट देता है। फिर विजुअल ऑर्गन मूवमेंट है, ठीक है, और ये मेन है। ठीक है, और फिर बाकी इसमें वेल्स का भी जिक्र है। मीन ऐसे वो वेल्स जो वैसे आप वेंस की बात करियो, उस तरह के वेल्स भी एक्ट करेंगे
मेन इसमें मेन जो है वो ब्रीथिंग विजरल ऑर्गन्स मूवमेंट, ठीक है, स्केलेटल मसल मूवमेंट की वजह से इसमें से जो है फ्लो ऑफ लिम्फ होता है, यानी मेन पर्पज़ ये है। ओके, अच्छा अब देखिएगा यहाँ आ जाइए, देखो हमारी पूरी बॉडी में ना ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, लाइक एडनॉइड्स, टॉन्सिल्स, आर्मपिट्स, एक्जिला, ग्रोइन्स, स्प्लीन, यहाँ पे लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं। इन लिम्फाइड टिश्यू में क्या होता है, लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड्स चेक पोस्ट होती हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है, पूरी बॉडी से लिम्फ इकट्ठा होता है, इन चेक पोस्ट से गुजरता है, यहाँ पर फाइट होती है। यहाँ पर जब लिम्फ आते हैं ना तो यहाँ पर इन लिम्फ नोड्स के अंदर एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंड लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे फाइट होती है, लिम्फ फिल्टर हो जाते हैं। अच्छा, जो लिम्फ कैपिलरीज खुल रही हैं लिम्फ नोड के अंदर उन्हें बोलते हैं एफरेंट लिम्फ कैपिलरीज, और जो साफ लिम्फ को लेके जा रही है उन्हें बोलते हैं इफरेंट लिम्फ कैपिलरीज। इफरेंट का मतलब अवे फ्रॉम, इफरेंट जो लेके जाती हैं और जो उस तरफ लेके जाएंगे वो एफरेंट। तो इस तरीके से क्या होता है, लिम्फ नोड्स फिल्टर द लिम्फ। अच्छा, जैसे लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं लिम्फ को, स्प्लीन क्या करती है, फिल्टर द ब्लड, ठीक है, यानी ब्लड के अंदर जो भी मैक्रोफेजेस हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको वो फाइट करती है, उनको पाक करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, और ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, ठीक है, हार्ड वर्क हो जाए, मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करें, ओके, और अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ओके, सी यू, खुदा हाफिज़।